हेलो फ्रेंड्स, द ब्रिज चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड, आप जानते होंगे कि जैसे कि हम लोग जो सीरीज चालू की हैं उसके जो क्वेश्चन हमने जहां तक कर लिए उससे आगे हम आज करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आइए अब हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए। ए 200 वाट 213 वोल्ट लैंप इज़ कनेक्टेड अक्रॉस 115 वोल्ट सप्लाई। व्हाट इज़ द पावर ड्रॉ बाय द लैंप? क्या है? एक 200 वाट 230 वोल्ट लैंप है जो कि 115 वोल्टेज आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। लैंप द्वारा आहरित शक्ति क्या होगी, है ना? क्या है कि हमारा लैंप तो कितना है, 230 वाट का है, सॉरी 230 वोल्ट का है, बट हम इसको कितने सप्लाई दे रहे हैं, 115, यानी कि आधी कम कर दे रहे हैं, नहीं? तो अब हमारा जो वाट, जो पावर कंज्यूम होगा वो कितना होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम इसे देखते हैं। एक तरह से देख लीजिए, हम पावर बराबर क्या होता है, P बराबर V² R होता है। यदि हम पावर को आधी कर देंगे, ठीक है, पावर को यदि सॉरी वोल्टेज को यदि हम आधी करते हैं, P बराबर वोल्टेज आधी कर दें तो ये 4 गुना आधी हो जाएगी। ठीक है, कितने गुना, 4 गुना आधी हो जाएगी। तो हम पहले इसमें क्या कर लेते हैं, एक शॉर्ट तरीका है, एक इसमें थोड़ा सा 2-3 स्टेप करना भी पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके को आपको बताऊंगा। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में यदि हमारे पास 200 वाट है तो हम इसको 1/4 कर दीजिए। ठीक है, तो हम 4 से इसको भाग देंगे तो 4 अपन से 20 और ये 0 100, है ना? तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 वाट। ओके, अगर हम थोड़ा आगे करते तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस से निकाल लेते इसका, है ना? रेजिस्टेंस से निकालते, ये हमारे पास फार्मूला है रेजिस्टेंस निकालने का। ठीक है, इसका हम हल करते हैं तो वोल्टेज कितना है हमारे पास, पहला 230 है गुणित 230 बटे में पावर कितना है, 200, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगी, 23 में 23 का गुना कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 529। ठीक है, इसमें 2 का भाग देंगे हम तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 264.5 ओम आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 264.5 ओम आ रहा है। ठीक, ये लिख लेते हैं हम, 264.5 ओम, ये हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है। अब हम इसमें करंट निकाल लेते हैं। ठीक है, करंट कितने हमारे, करंट कितनी जाएगी, जैसे हम ये वाला वोल्टेज जोड़ेंगे तो क्या आएगा, V बटे R होता है। करंट बराबर 115 बटे रेजिस्टेंस कितना है, 264.5। ठीक है, अब हम इसको काट लेंगे तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 0.435 एम्पियर, है नी, 0.435 एम्पियर आ जाएगा। अब हमारे पास पावर निकालने का फार्मूला क्या है, V और I होता है। क्या था, V और I, तो 115 गुणित 0.435। ठीक, अब हम इसमें गुना कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 50.025 वाट आएगा। ठीक है, थोड़ा सा 50 से ज़्यादा आ रहा है। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन में कौन सा आंसर है, थोड़ा सा अधिक, स्लाइडली मोर देन 15 वोट। ओके, ये हमारे पास तो ए वाला राइट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ये हमारे पास है, थ्योरी है ये हमारे। देखिए, बल्ब की रेटिंग ये हमारे पास है 200 वाट और 230 वोल्ट है। ओके, अब हम इसका रेजिस्टेंस पहले निकालें। ओके, रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने इसको 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो कट गए, है ना? अब 23 में 23 का गुना कर ले, 23 का स्क्वायर क्या है, 529 होता है। ठीक, अब बटे 2 से हम
भाग दे दिए तो हमारे पास 264.5 ओम हमारा रेजिस्टेंस निकल आए। रेजिस्टेंस आ गया तो हम क्या निकाल सकते पे, अब करंट निकाल लेते हैं। नहीं, सप्लाई वोल्टेज आधा करके हम निकाल लिए 115/264.5 से हम भाग दे दिए। ये देखो तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है 0.435 एम्पियर आ रहा है। अब हमारे पास क्या आता है, पावर निकालने के लिए क्या रहेगा हमारे पास, P बराबर V और I होता है। ठीक है, इसके बराबर में आगे हम इसको गुना करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 50.025 आ रहा है, ये वाट में आ जाएगा। ओके, ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर शो इन द फिगर बिलो, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट्स। क्या दर्शाई गई आकृति में चालक के मध्य से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इससे गुजरने वाली धारा का क्या प्रभाव होगा, है ना। ये देखो, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें धारा प्रवाहित होने से इस कंडक्टर में क्या मतलब इफेक्ट रहेगा। ठीक है, क्या इफेक्ट रहेगा, तो इसको आप जानते होंगे, सरल सा क्वेश्चन है, बस केवल क्वेश्चन को समझना था इसमें, है ना। तो इसमें क्या रहेगा, ये करंट में करंट जाए, सॉरी कंडक्टर में करंट जाएगी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और उसमें कुछ लॉसेस होगा। ठीक है, इसमें लॉसेस होगा, इस कारण से हीट उत्पन्न हो जाएगी वहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ये वाला रहा, चुंबक और उसमें प्रवर्धन होता है, बट मैग्नेटिक इफेक्ट एंड हीटिंग इफेक्ट। ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, इसको देख लेते हैं अब हम। ये हमारे पास डायग्राम है, करंट फ्लो हो रही इधर से, दी गई आकृति में चालक के मध्य से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इससे गुजरने वाली धारा चुंबकीय प्रभाव और उसमें प्रभाव दोनों होगा। प्रत्येक चालक सव्य में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का कम या अधिक विरोध करता है, जिसके फलस्वरूप वह गर्म हो जाएगा, है ना। किसके कारण, रेजिस्टेंस के कारण वो गर्म हो रहा है। धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक, दोनों इस प्रभाव आ गए हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, एक मानव तंत्रिका कोशिका में 80 मिलीवोल्ट की एक खुली परिपथ वोल्टता ओपन सर्किट वोल्टेज है और यह 5 नैनो एम्पियर की एक धारा 6 मेगा ओम लोड के मध्य से वितरित कर सकते हैं। सेल में मिलने वाले अधिकतम शक्ति। ठीक है, क्या निकालना है, अधिकतम शक्ति निकालना है। अधिकतम शक्ति निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर एल बराबर होता है आर टी एच। ठीक है, एक ये कंडीशन हो गए, और उसमें अधिकतम शक्ति निकालने के लिए पावर बराबर रहता है हमारा पास, क्या है, पावर बराबर पी बराबर लिख लेते हैं, पी बराबर वी स्क्वायर वी टी एच स्क्वायर फॉर आर एल या आर टी एच। ओके, ये हमारे सूत्र, तो हमें वोल्टेज का मान और रेजिस्टेंस का मान निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मिली वोल्ट में दिया है। सबसे पहले हम इसमें क्या निकाल लेते हैं, वोल्टेज का मान। तो ये दो वोल्टेज बराबर क्या रहेगा हमारे पास, आई, क्या रहेगा, आई और आर रहेगा। तो हमारे पास करंट कितना दिया है, नैनो एम्पियर में दिया, 5 इंटू नैनो एम्पियर। ओके, अब हमारे पास क्या दिया है आगे, रेजिस्टेंस दिया है। रेजिस्टेंस कितना दिया है, रेजिस्टेंस हमारे पास दिया है 6 मेगा ओम, 6 गुणित 10 की घात 6 हो जाएगी। ओके, अब हम इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये माइनस में हो जाएगा प्लस का, 5 6 30, 30 गुणित 10 की घात -3 बचेगा, है ना। 6 और ये -9 है तो ये घट जाएगा, तो -3 बच गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 30 गुणित -3 को हम लिख सकते हैं 30 मिली वोल्ट लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम इसको एक साइड में लिख लेते हैं, है ना।
वोल्टेज बराबर 30 मिली वोल्ट आ गया हमारा। ठीक है, अब हम 30 मिली वोल्ट आ गया, इसको क्या कर लेते हैं हम, जो हमारे पास 80 वोल्ट है उसमें माइनस करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ये कितना आ जाएगा हमारे पास 50 मिली वोल्ट आ जाएगा। ओके, 50 मिली वोल्ट आ जाएगा। अब हम इसको निकाल लेते हैं, इसमें निकाल लेते हैं RTH, ये RL ये RTH है ना, RTH निकाल लेते हैं। RTH निकालते हैं तो हमारे पास वोल्टेज कितना 50 मिली वोल्ट है नी, और करंट कितना है हमारे पास 5 नैनो एम्पियर। ये माइनस का ये ऊपर चले जाएगा तो ये घट जाएगा है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 से ये, तो 10 गुणित 10 की घात 6 मेगा ओम में आ जाएगा। ठीक है, 10 गुणित 10 की घात 6 मेगा ओम में आ जाएगा, है ना। अब हमारे पास रेजिस्टेंस भी आ गया है और वोल्टेज भी आ गया। अब हम इसको आगे हल करते हैं, आगे हल करेंगे हम। वोल्टेज हमारे पास क्या है 80 है टोटल, 80 गुणित 80 दोनों में गुना करें 10 की घात -6 हो गए। ठीक है, क्या है ये मिली वोल्ट में इसलिए, और 4 इंटू जो हमारा रजिस्टेंस है कितना है 10 गुणित 10 की घात 6 आया। ठीक है, अब हम इसे हल कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो पावर आ जाएगी मैक्सिमम पावर कितनी है वो। ठीक है, 80 में 80 का गुना कर लेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 80 में 80 का गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0064। ठीक है, गुणित 10 की घात -6 गुणित 10 की घात -6 आ गए। ठीक है, बटे 40। ओके, बटे 40 आ गए। अब हम इसको हल करते हैं आगे, तो हमारे पास क्या आ रहा 0.16 इंटू 10 की घात 9 नैनो वाट में आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा 10 की घात 9 10 की घात 9 नैनो वाट में आ रहा। ठीक, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। देखिए ये थ्योरी हमें दी है, सबसे पहले हमने वोल्टेज को निकाला इसके द्वारा। ठीक है, दोनों में हम इसको कट कर लिए और ये आ गया हमारे पास वोल्टेज हमारा 30 आ रहा, इसको माइनस कर लिए RTH निकालने के लिए, ये हमारे पास आ गया माइनस करके। RTH निकालने के लिए हमें जो हमारा वोल्टेज आया उसमें हम करंट से डिवाइड कर ले तो हमारा रेजिस्टेंस निकल आएगा, ये निकल आएगा। ठीक है, अब करंट हमारा निकल आया। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो RTH अधिकतम शक्ति स्थानांतरित करने के लिए होता है। ठीक, अब अधिकतम शक्ति के लिए हम निकालेंगे तो हमारे पास ये VTH हमारे पास ये है 80 दिया है, और ये हम निकाल लें रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, इसका गुना कर दिया हमने, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा राइट। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, ए करंट इज सेड टू बी डायरेक्ट करंट व्हेन इट्स, किसी धारा को दृष्ट धारा तब कहते हैं जब इसका खाली स्थान होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम, टाइम के साथ अगर हमारा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा तो वो DC कहलाता है, और टाइम के साथ मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम कांस्टेंट वेरिएबल रहेगा तो हमारा क्या ऐसे हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या फर्स्ट वाला हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यह है देख लीजिए, किसी धारा को दिष्ट धारा तब कहते हैं हम जब इसका परिणाम समय के साथ नियत रहे, दिष्ट धारा की कोई आवृत्ति नहीं होती। क्या आवृत्ति उसकी 0 रहती है। ठीक है, ये हम इससे डायग्राम से पहचान सकते हैं दिष्ट धारा। ओके, यानी कि समय के साथ वो कंटिन्यूटी चल रही है, ना तो उसमें कोई मान में और ना उसकी दिशा में कोई परिवर्तन दिख रहा है। ओके, और AC की अगर बात करें तो AC क्या रहता है इस प्रकार से रहता है। ठीक है, समय के साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी चेंज हो रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा देखिए,
द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ, क्या है, किस कारण से चालक में धारा का प्रवाह होता है ना। चालक में धारा का प्रवाह खालिस्तान के प्रवाह के कारण होता है। फर्स्ट है ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना। क्या कहते हैं, धारा किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को करंट कहेंगे या फिर आवेश प्रवाह की दर को कहेंगे। ठीक है, आई बराबर होता है हमारा डी क्यू बाई डी टी होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा, ए वाला हो जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास राइट ऑप्शन हो गया, देखिए ना। चालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। द्रव्य में धारा का प्रवाह धनात्मक और ऋणात्मक आयन के कारण होता है। ओके, और सेमीकंडक्टर की मैं अगर बात करता हूँ, सेमीकंडक्टर में किस कारण से होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स के कारण रहता है। ओके, दो प्रकार से अब पूछ सकता है आपको सेमीकंडक्टर में धारा का प्रवाह किस कारण से होता है, तो आप ये ऑप्शन को लगाना। और जब हमें द्रव्य में पूछेगा, द्रव्य में तो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के कारण होता है। ठीक है, और कंडक्टर में बात करें तो वो क्या बोलेंगे हम, कंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू ए कंडक्टर इट्स टेम्परेचर राइज, है ना, टेम्परेचर क्या हो रहा, राइज हो रहा। दिस इज बिकॉज, क्यों हो रहा है ये टेम्परेचर राइज, है ना। किसी कंडक्टर में क्या बोल रहा है, किसी कंडक्टर में इसमें धारा यदि बह रही है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, किस कारण से। ठीक है, एक बार हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। जब कोई विद्युत धारा किसी चालक से होकर गुजरती है तो इसका तापमान बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, क्यों हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या, धातु के परमाणु के बीच में परस्पर टकराव, नहीं ये सटीक आंसर नहीं है ना। कोलिशन, टकराव तो होता है, उस कारण से भी हो रहा है थोड़ा, है नहीं। चालक इलेक्ट्रॉन के बीच परस्पर टकराव के कारण इलेक्ट्रॉन का टकराव भी होता है। ठीक है, अब दोनों इनके कारण होता है, दोनों के कारण, है ना। तो अब हम दोनों को देखते हैं। चालक इलेक्ट्रॉन और परमाणु के बीच में टकराव, एक मिनट थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ इसको, ये है हमारे पास, देखो क्या है, चालक इलेक्ट्रॉन और परमाणु के बीच में टकराव, कोलिशन बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड आइटम्स के बीच में क्या हो रहा, परमाणु भी टकरा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी टकरा रहे हैं, उस कारण से वो कंडक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना। इस कारण से उस कंडक्टर का जो हीट है वो राइज हो जाएगा, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, है ना। अब देखो ये भी राइट आंसर, ये भी हो सकता, बट हमारे पास ये सटीक आंसर ये दोनों को दिया है। ठीक, तो हम सी वाला राइट करेंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट इन ए सर्किट, निम्नलिखित में से परिपथ का सक्रिय अवयव कौन सा है ना, सक्रिय अवयव। तो इसमें रहता है एक्टिव एलिमेंट, क्या क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। एक्टिव एलिमेंट रहता है करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, ये क्या हमारे पास एक्टिव एलिमेंट है। और पैसिव एलिमेंट आर एल और सी, ये हमारे पास पैसिव एलिमेंट है। ओके, तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसमें, देखिए फर्स्ट वाला एक्टिव एलिमेंट है। अब मैं आपको बता दूं एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं, जो कि पावर को डिलीवर कर सके, यानी कि सप्लाई दे सकता है। ओके, और रेक्टिव पैसिव एलिमेंट किसको बोलेंगे हम, इसमें हम जो कि पावर को कंज्यूम कर रहा है, जैसा कि हमारा रेजिस्टेंस है पावर को हीट में चेंज कर देगा, है ना। और इंडक्टेंस रहता है जो कि एनर्जी को स्टोर कर लेता है ना। और ये भी एनर्जी को स्टोर करता है। ओके, ये किस में एनर्जी को स्टोर करता है, इंडक्टेंस हमारा चुंबकीय क्षेत्र में करेगा, और ये क्या रहता है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र में करेगा संचित। कैपेसिटर क्या, विद्युत क्षेत्र में करेगा। तो ये भी पूछता है कि इसमें पावर को स्टोर करता है, और ये किस में करेगा, ये पूछ सकता है। ये डाइलेक्ट्रिक में भी ऑप्शन आ सकता है इसमें। ओके, आगे बढ़ते अब हम, ये हमारे पास देखो
एक्टिव एलिमेंट ऐसे अवयव हैं जो परिपथ में विद्युत ऊर्जा को सप्लाई कर सक्रिय अवयव कहलाते हैं, है ना। सप्लाई कर सके वो क्या है, ये आ गया हमारा वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और बैटरी हो गए। पैसिव एलिमेंट ऐसे अवयव जो विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करें या ऊष्मा में बदले या स्टोर करें। कैपेसिटर निष्क्रिय अवयव कहलाते हैं। रजिस्टर, इंडक्टेंस और कैपेसिटर ये हो गया। अब ये दिया हमें संधारित्र क्या है, विद्युत ऊर्जा में विद्युत क्षेत्र में संचित करता है। विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में, ये क्या है पेरे को, तो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र में संचित कर रहा है। और प्रतिरोध है जो विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदलता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा भी अगर ऑप्शन रहेगा तो आप कर लोगे इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए वोल्टेज सोर्स कहनी तो क्या है, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू द सोर्स ईएमएफ। बराबर तो रहती नहीं है, उसमें कुछ न कुछ लॉसेस तो होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, है ना। रेजिस्टेंस से इंडक्टेंस के कारण लॉसेस होती है हमारी। टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एग्जिस्ट द सोर्स ईएमएफ। ओके, क्या है, टर्मिनल वोल्टता स्रोत ईएमएफ से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ, टर्मिनल वोल्टेज रहेगी वो अधिक नहीं होगी, क्योंकि जैसे हमारा ये सोर्स है ना, और ये हमारा रेजिस्टेंस से जुड़ा है, ये टर्मिनल में वोल्टेज हम देखेंगे यहाँ, तो ये वोल्टेज हमेशा उससे क्या रहेगी, कम रहेगी, यानी कि वोल्टेज सोर्स है उससे हमेशा कम होती है। ठीक है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बी हो सकता है ना। आगे भी पढ़ लेते हैं हम। टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवाइज लोअर देन सोर्स ईएमएफ। ओके, टर्मिनल वोल्टेज हमेशा स्रोत से ईएमएफ से कम होते हैं। हाँ, ये भी कम होती है ना। ठीक है, ये कम होती हैं। और अब हम आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं। क्या है, टर्मिनल वोल्टेज इज़ हायर देन द सोर्स। ये तो हो नहीं सकता, ज़्यादा उससे हो नहीं सकता। और ये वाला, अब हमारे पास बचा क्या है, दो ऑप्शन हमें सेम, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस से हम इसको लगाएंगे। देखिए, टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एग्जिस्ट द सोर्स ईएमएफ। ओके, टर्मिनल वोल्टेज हम ऐसा बोल सकते हैं कि टर्मिनल जो वोल्टेज है सोर्स ईएमएफ से, सोर्स वोल्टेज से हमेशा कम रहेगी या अधिक नहीं हो सकती। ओके, तो इस कारण से हम इसको लगा लेंगे। ठीक है, देखिए बी वाला राइट है, इसे बी वाला राइट आंसर माना है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या पूछा है। एक वृत्ताकार अनुप्रस्थ परिक्षेत्र वाला सरल चालक धारा को वहन करता है। निम्नलिखित में से इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसके संबंध में कथन कौन सा सत्य है। तो फर्स्ट क्या है, किसी भी बिंदु पर चालक पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। अरे यार, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बल तो काम करेगा उसके ऊपर ना। कोई भी कंडक्टर है यहाँ, तो चुंबकीय क्षेत्र उसके आसपास रहेगा तो वो बल काम करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। चालक पर लगने वाला अक्ष बल इसकी लंबाई के साथ बढ़ता है। अक्ष उसके लंबाई के साथ बढ़ेगा, अक्ष बल नहीं, ये तो हमने कहीं से कहीं नहीं पढ़ा। ठीक है, अब अगला ऑप्शन देखते हैं हम, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास अगला आ गया, ए रेडियस फोर्स एक्ट अवे फ्रॉम द एक्सिस टेंडिंग टू रिड्यूस इट्स क्रॉस सेक्शनल। अक्ष के विपरीत दिशा में कार्य करने वाला एक त्रिज्य बल इसके परिक्षेत्र को कम करता है। हाँ, एक विपरीत दिशा में जैसे एक कंडक्टर है, तो इसमें जो कार्य करने वाला बल रहेगा, तो जैसे यहाँ करंट अंदर जाएगी तो वो क्या करेगा, इसमें भी दो रहेगी, तो वो क्या करेगा, उसके क्षेत्र को कम कर देगा। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा। हालांकि इसमें ये देखो सी वाला राइट माना है, पर डी वाला भी सेम टू सेम है। ओके, कारण तो सेम ही है इसमें, देख लो। माना एक वृत्ताकार परिक्षेत्र जिसमें धारा प्रवाह चित्र अनुसार हो रहा है। धारा का प्रवाह समांतर चालक के फ्राम में प्रवाहित हो रहा है। कैसा, समांतर फ्राम में। धारा का प्रवाह एक ही दिशा में होने के कारण चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिससे अक्ष के
विपरीत दिशा में कार्य करने वाला एक त्रिज्य बल इसके परिच्छेद को कम करता है। इसे पिंच इफेक्ट कहते हैं। कौन सा इफेक्ट कहते हैं इसे? पिंच इफेक्ट। ये आप याद रखिए, पिंच इफेक्ट किसे कहते हैं, तो ये भी पूछ सकता है। थोड़ी सी थ्योरी याद रख लीजिए। ओके, चलो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो हम, इन गैसेस द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू। गैस में धारा का प्रवाह खालिस्तान से होता है। धारा का प्रवाह किस कारण से होता है पूछे, तो इलेक्ट्रॉन के कारण। कंडक्टर में ओनली होता है, ठोस में है नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव आयन सेमीकंडक्टर में होता है, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव द्रव्य में होता है। और इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन नहीं, पॉजिटिव आयन इतना, नेगेटिव आयन भी रहेगा उसमें। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव आयन रहता है जो कि हमारे गैस में होता है। ओके, और हॉल में क्या रहता है, ये सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और हॉल्स के कारण उसमें धारा प्रवाहित होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे पास गैसों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन, धनात्मक आयन तथा ऋणात्मक आयन के कारण होता है। तब जब ठोस शुद्ध चालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण, अर्थात जिस का चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, चालक में सबसे अच्छा चालक कहलाएगा ये। जबकि गैस में कैसा रहता है, इलेक्ट्रॉन आयन के कारण रहता है। आयन कौन कौन से, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयन रहते हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के ऊष्म प्रभाव का प्रयोग नहीं करता है। ऊष्म धारा का प्रभाव, देखो विद्युत भट्टी, इलेक्ट्रिक फर्नेस ये तो करेगा, है ना, ये तो हीटिंग का ही रहेगा। ग्रीजर भी हीटिंग का। इलेक्ट्रिक आयरन, विद्युत इस्त्री कपड़े कर प्रेस करने वाली, ये भी उसमें कर। वैक्यूम क्लीनर ऐसा रहता है जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट और मैकेनिकल इफेक्ट के ऊपर काम करता है। ठीक है, हमारे पास कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, हमारे पास डी वाला राइट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास डी है। डी की थ्योरी, वैक्यूम क्लीनर है जो निर्वात मार्ज विद्युत धारा के उसमें ऊर्जा का प्रयोग नहीं करता, जबकि विद्युत भट्टी, विद्युत आयरन, ग्रीजर आदि सब विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का प्रयोग करते हैं। विद्युत मार्जक विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और यांत्रिक प्रभाव के ऊपर प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 400 वाट बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल across 200 volt supply line if the bulb gets fused, है ना। if one bulb क्या हो रहा है, फ्यूज़ हो रहा है, अर्थात हिंदी में भी पढ़ते हैं हम, चालक 400 वाट के बल्ब 200 वोल्ट आपूर्ति लाइन से जुड़े हुए हैं, एक बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो क्या होगा। देखो समांतर में कैसे कंडीशन रहती है, एक बल्ब ये लगा है ना, एक बल्ब ये लगा है मेरा, एक बल्ब ये लगा है मेरा, और एक बल्ब ये लगा है। ठीक है, ये 4 बल्ब हैं, L 2 3 और ये 4। ओके, 4 रहेगा। यदि हमारा ये बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो 3 आगे के ऊपर के बल्ब सेम है ना, ठीक है, तो सेम जलेंगे। अगर हम एक बल्ब ये सीरीज में लगाते हैं, एक बल्ब ये और एक बल्ब ये और एक बल्ब ये 4 बल्ब हैं, तो यदि ये हमारा फ्यूज हो जाता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरा ये कट हो जाएगा, सप्लाई से आउट हो जाएगा आगे, तो सारे वो हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, तीनों बल्ब दीप्त होंगे। ओके, समांतर में जुड़ेंगे और बल्ब ये वाला श्रेणी में कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। ओके, तो राइट ऑप्शन पैरेलल में की बात करें तो ये वाला सी वाला हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसकी हम थ्योरी देख लेते एक बार पर। 400 वाट के बल्ब 200 वोल्ट धारा से जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में है। यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो शेष तीनों बल्ब दीप्त रहेंगे क्योंकि उनके अक्रॉस पूर्व वाली वोल्टता मिलती रहती है। अगर यही सब श्रेणी में लगे होते तो कोई बल्ब
घटने के बाद नहीं जलता। इसलिए स्ट्रेट लाइन के सारे बल्ब घरों के आदि जो रहते हैं वो समांतर में लगे हुए होते हैं, है ना। तत्व या बल्ब समांतर क्रम में लगते हैं ताकि कोई बल्ब फ्यूज़ होने पर बाकी सब अपना कार्य करते रहें। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 100 वाट लाइट बल्ब बर्न ऑन एवरेज ऑफ 10 hours a day for 1 week the weekly consumption of energy will be, है ना। एक वीक में कितने कंजप्शन हो रहे हैं। देखिए हमारे पास दिया है कंजप्शन निकालने के लिए कितने वाट का बल्ब है, 100 वाट का। ठीक है, कितने आवर चल रहा है वो, 10 आवर। कितने दिन तक, 7 दिन तक। और बटे में 1000 से हम भाग देंगे तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी तो ये 7 यूनिट एक हफ्ते में वो खर्च कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 7 यूनिट राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए देखो 100 वाट का बल्ब प्रकाश एक सप्ताह प्रतिदिन 10 घंटे जलता है। ऊर्जा का साप्ताहिक उपभोग 7 यूनिट होगा, है नहीं। पी बराबर और टी 10 आवर्स, और ये हमारे पास एनर्जी निकालने का ये फार्मूला लगा हमने, 7 यूनिट आ गया। ठीक है, 1 किलोवाट पर आवर हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन हमारा, वेन एवर करेंट इज सप्लाइड बाय ए सोर्स इट्स टर्मिनल वोल्टेज, है ना। जब कभी एक स्रोत द्वारा विद्युत धारा की आपूर्ति की जाती है तब उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। वो टर्मिनल वोल्टेज में बताता, आपको पिछला भी एक क्वेश्चन था, हम थोड़ा सा इसका पूछने का तरीका है। ये हमारे पास वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं हम, है ना, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या रहेगा, यहाँ कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, IR होगा। IR ड्रॉप होने के कारण हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज है सोर्स वोल्टेज से कम हो जाएगी, यानी कि वो घट जाएगी, है ना। तो हमारे पे क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ओके, इसकी थ्योरी को देखते हैं अब हम। ये है थ्योरी की बात कर, जब किसी स्रोत द्वारा विद्युत धारा की आपूर्ति की जाती है तब उसका टर्मिनल वोल्टेज घटता है, क्योंकि हमारा सर्विस तार होता है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। इसलिए प्रतिरोध के कारण ऊर्जा का ड्रॉप होता है, ऊर्जा का हंस होता है, जिससे टर्मिनल वोल्टेज घट जाता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, द करंट रेटिंग ऑफ ए 5 किलो ओम 1/2 वाट रजिस्टर इस, है ना। तो इसमें करंट रेटिंग निकालना है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस और पावर दिया है। अब हम पावर बराबर क्या रहते हैं, I² R होता है। ठीक है, इससे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। पावर का मान हम यदि हम रखते हैं, पहले ये सूत्र I² में निकालते हैं, P/R करेंगे तो ये हमारे पास पावर हो जाएगा। ओके, पावर निकालने का फार्मूला यदि हम इसमें रख लेते हैं मान, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P का मान कितना है 5, और सॉरी P का मान हमारे पास, P का मान ही हमारे पास 1/2 है, 1/2। ठीक है, बटे में हमारे पास R का मान कितना है, 5 किलो ओम है। 5 किलो ओम, तो हम इसको लिख सकते हैं 5000 गुने। ओके, अब हम इसमें गुना कर लेंगे तो 25, 1/25,000 आ रहा है। तो इसको हम यदि करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, करंट बराबर 0.01 एम्पियर आ जाएगा इसमें। ठीक है, कौन सा आएगा, 0.01। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा हमारा। ओके, अब हम इसको देख लेते हैं एक बार। ये है हमारे पास रेजिस्टेंस ही दिया है, पावर दिया है, और इसमें निकालने के लिए P बराबर हमारे पास होता है I², R होता है V², एक मिनट, V², R होता है, या फिर IV होता है। ओके, ये हमारे पास होता है।
इनसे हम किसी भी एक का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं इसका। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या दिया है। वन सिंगल फेज है, 220 वोल्ट 1000 वाट प्रतिरोध विद्युत हीटर को 130 वोल्ट डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है। 110 वोल्ट स्रोत से हीटर औसत शक्ति क्या होगी, है ना। तो देखो पिछली बार भी हम इसको एक क्वेश्चन इसमें का कर लिया। मैं बोलता हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन, ये अंक चेंज हो सकते हैं बट ये मेथड, ये कॉन्सेप्ट आएगा। ओके, तो इसका आप 2-3 क्वेश्चन कर लीजिए। ये मेरे साथ ही कर लोगे ना, ये पूछे गए क्वेश्चन बहुत हैं, वही आपको क्लियर कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या इसका रजिस्टेंस निकाल लेते हैं इसका। ओके, तो रजिस्टेंस निकालने के लिए P बराबर होता है हमारे पास V स्क्वायर बटे R होता है। तो R बराबर हम निकाल सकते हैं, वोल्टेज कितना है 220 गुणित 220, है ना, बटे हमारे पास पावर 1000 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। ओके, 22 में 22 का गुना करेंगे, दोनों का स्क्वायर क्या होता है 484 होता है। अगर हमारे पास बटे में 10 है तो ये हम पॉइंट में रख सकते हैं इसको, तो 48.4 हो जाएगा, है ना। इसको मिटा देते हैं अपन, क्या आ रहा है 48.4 ओम आ रहा है हमारे पास। ओके, अब हम इसका पावर निकाल सकते हैं। पावर हमारे पास कितना वोल्टेज है अभी, ये है। तो वोल्टेज पावर निकालने के लिए 110 गुणित 110, है ना, बटे में क्या हमारे पास रेजिस्टेंस है 48.4 है। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 250 वाट आ जाएगा। या फिर ये दूसरा तरीका अगर मैं बोला आपको, तो 1000 हमारे पास है और यदि हमारे पास वोल्टेज आधी हो रही है तो हम 4 से भाग दे देंगे, तो वो भी 250 वाट आएगा। ओके, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी कर रहे तो आप उस तरीके से। ओके, राइट आंसर हमारा 250 सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते अब हम, देखिए ये है हमारे पास, ये हमें दिया है, ये इस तरह से हम रेजिस्टेंस निकालें। ओके, रेजिस्टेंस निकालने के लिए P होता है, इससे हम निकाल लिए हम रेजिस्टेंस, ये हमारे पास आया। और पावर निकालने का ये फार्मूला लगा हमने, केवल लगा, उसको काटने के बाद ये आ जाएंगे आंसर। ओके, ये तो स्क्वायर में है, इसको निकाल के हम काट सकते हैं, इसको कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए कंडक्टर्स प्रोवाइड्स ए पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट ड्यू टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ। प्रॉपर्टी क्या है, मतलब करंट को प्रवाहित होने वाली प्रॉपर्टी किस गुण के कारण वो उसमें ले जा रहा है करंट को। एक चालक किस गुण की वजह से परिपथ में धारा का प्रभाव प्रदान करता है नहीं, प्रवाहित करने के लिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, चालकता, कंडक्टेंस के कारण उसमें वो प्रवाहित होता है। रेजिस्टेंस के कारण क्या रहता है, रेजिस्टेंस का ऑपोजिट हमारा कंडक्टेंस रहता है, जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका सीमेन रहता है या मोह, इसकी यूनिट हो जाएगी। ओके, रेजिस्टेंस की क्या है ओम रहती है, इसकी यूनिट भी पूछता है। ठीक है, प्रतिरोध के कारण उसमें धारा प्रवाहित होने को ये ओपोज करेगा। रिएक्टेंस से क्या रहता है, रिएक्टेंस से ये रहता है इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इनके कारण जो उत्पन्न होता है वो रहेगा। ओके, और हमारे पास इंडक्टेंस से क्या रहता है, जो कि धारा में परिवर्तन का विरोध करेगा ये। ओके, एनर्जी को स्टोर भी कर लेगा ये। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे पास क्या है, चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, मतलब उसका ऑपोजिट रहता है। प्रतिरोध क्या है, उसमें धारा का प्रवाह का विरोध कर रहा है कंडक्टर। चालकता क्या है, उसमें जाने में आसान रास्ता दे रहा है, ये जो परिपथ में धारा के पाथ प्रदान करता है, ये इसका ऑपोजिट रहेगा। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या रहती है, सीमेन पर मीटर या मोह पर मीटर हो जाएगी। ओके, यह आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है, सीमेन पर मीटर या मोह पर मीटर लिख सकते हैं अपन। ओके, और स्पेसिफिक रजिस्टेंस बोलते हैं उसको, क्या रहता है ओम मीटर रहता है, उसकी यूनिट क्या रहेगी ओम मीटर हो जाएगी इस प्रकार। ओके, जिसे हम इससे दर्शाते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है इसमें, 40 वाट 110 वोल्ट के तंतु लैंपों को किसी प्रतिरोध आर से श्रेणी क्रम में संयोजित किया जा गया है। यदि आपूर्ति वोल्टता 230 है तो प्रतिरोध का मान होगा। देखो क्या है हमारे पास, पहले ये तंतु लैंप है 40 वाट का 110 वोल्ट का है। अब हम सप्लाई इसको 230 दे रहे हैं, तो हमें सीरीज में क्या जोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। ठीक है, मैं इसको एक थ्योरी के माध्यम से आपको बताता हूँ, क्योंकि स्क्रीन पे थोड़ा लिखने में और समझाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ठीक है, इसमें क्या है, मैं आपको अच्छे क्लियर समझा देता थोड़ा अच्छे से, तो बेटर रहेगा। फिर इसका ऑप्शन राइट देखेंगे। ठीक है, ये है हमारे पास। देखिए 40 वाट का है बल्ब और 110 वोल्ट सप्लाई दे सकते हैं उसका। अब हम पहले क्या करते हैं, पावर हमें दिया है, वोल्टेज दिया है, हम करंट निकाला। ठीक है, इससे करंट निकाला हमने, तो हमारे पास करंट क्या आ जाएगा, 40/110 कर लें तो ये हमारे पास करंट आ जाएगा। ठीक, तो ये करंट हमारे पास आ रही है 0.3636 एम्पियर आ रही है। अब हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज है हमारे पास, जो लैंप पे अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा और जो रेजिस्टेंस लगाएंगे उसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो कितना होना चाहिए, 230 होना चाहिए। ठीक है, अब लैंप के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, 110 हो रहा है, ये तो हमें दिया है। और जो प्रतिरोध है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वो निकालना है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप प्रतिरोध के अक्रॉस में ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, IR होगा, तो इसको निकाल लेते। करंट अभी तो हमारे पास आ गए, सीरीज में करंट सेम रहती है। ओके, तो हम रेजिस्टेंस का मान निकाल लेंगे। आगे देखते हैं, 1 मिनट। ये है, देखो आप, IR टोटल कितना हो रहा, वोल्टेज अक्रॉस ये हो रहा हमारा 110 वोल्टेज अक्रॉस, जो लैंप है उसके अक्रॉस में 110 वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। और हमारे पास टोटल वोल्टेज कितना है, 230 है, तो बचेगा कितना, 120 वोल्ट हमारा बच रहा है, जो कि हमारा IR बराबर में 120 वोल्ट होना है। ठीक है, अब हमारे पास करंट दिया है, ये करंट है हमारे पास, है ना, निकाले वो। और R का मान निकालना है, तो हम इसको बटे में ले लिए, यहाँ पे बटे में ले लिए, और इससे हम इसका भाग दे देंगे। ठीक है, 120 में 0.36 का भाग देंगे तो हमारे पास 330 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इतना रेजिस्टेंस जोड़ना है, ऑप्शन में हमारा वो रहेगा, तो हम इसी को लगाएंगे। ओके, 330। इसको हम मैं एक बार डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ, जैसा ये हमें डायग्राम दिया है। ठीक है, ये लैंप है हमारे पास, 40 वाट का है और 110 वोल्ट उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, अब हमने सप्लाई कितने 230 का दिया, 120 हमारे पास सप्लाई वोल्टेज बचे हैं, तो यहाँ पे 120 वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। करंट क्या आ रही है हमारे पास, यहाँ पे 0.36 आ रही है ना, और वोल्टेज ड्रॉप ये होगा हमारे पास, तो इसको हम 230 इसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसको हम काट के रेजिस्टेंस का मान निकाल लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस R बराबर रहता है V/I होता है। करंट और वोल्टेज का मान हमें मिल गया, वोल्टेज का मान मिल गया। वोल्टेज क्या रहता है, ड्रॉप होता है उसमें। ओके, पैरेलल में वोल्टेज क्या सेम रहती है, इसमें सीरीज में करंट सेम रहती है। ओके, तो हमारे पास, अब हम आंसर को देखते हैं। ये हमारे पास आंसर है। ओके, तो 330 ओम हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए आपको इसमें समझा रहा, थोड़ा सा ये है कि मोबाइल जो है होम स्क्रीन है, उसमें थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो एकदम क्लियर नहीं समझा पा रहा हूँ थोड़ी सी, इस कारण से। नहीं तो मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाता, इसलिए इसमें भी स्टेप बाय स्टेप ही है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा आपको। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या दिया है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज गिवन। किसी पदार्थ के प्रतिरोध ताप गुणांकों को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। देखिए पदार्थ के एक हमारे पास ये फार्मूला रहता है, इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं इसको। R
टी बराबर होता है R0, है ना, कोष्टक में 1 प्लस अल्फ़ा टी होता है, T1 माइनस T2 भी लिख सकते हैं इसको अपन। ओके, ये रहता है। अब हम R इसका इसमें गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, RT बराबर R0 प्लस अल्फ़ा R0 T1 माइनस T2 आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा। अब इसको हम इधर ले आ सकते हैं तो वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इसको काट देता मैं, RT माइनस R0, क्योंकि इधर लाया अपन ने। अब अल्फ़ा का मान निकालना है तो अल्फ़ा में से भी R जो हमारे पास है क्या है, R0 बटे T2 माइनस T1, है ना, ये है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बराबर ये आ जाएगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा आ रहा, ये वाला राइट आ जाएगा। ओके, ये एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में जो रेजिस्टेंस रहता है उसको निकालने के लिए हम उपयोग करते हैं इसको। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। देखिए, ये थ्योरी दी है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध R0 हो तथा T डिग्री सेल्सियस पर RT हो, तब RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा T हो जाएगा। अल्फ़ा एक नियतांक है जिसे तार की धातु पर उसके ताप गुणांक रहता है ये। ओके, है ना। किसी धातु के तार का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता उसके परम ताप के लगभग समानुपाती होता है। ओके, ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, द एलिमेंट विच इज़ केपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी बाय इट्स वन इज़ नोन अस। तत्व जो अपने आप में ऊर्जा देने में सक्षम है उसे क्या कहेंगे हम। तो वो क्या कह रहा है, देखो, कोई भी जो एनर्जी को डिलीवर करता है उसे क्या बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट। और जो उसे कंज्यूम करेगा उसे पैसिव एलिमेंट करेगा कहेंगे हम। तो वो कैपेबल रहे, जैसे वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया और बैटरी हो गया। हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, राइट आंसर बोले सी वाला आंसर। ओके, आगे चलते हैं हम, इसकी थ्योरी को देखते हैं। ये दिया हमें, वह तत्व जो ऊर्जा को डिलीवर कर सकता है वह एक्टिव एलिमेंट कहलाता है या सक्रिय तत्व कहलाता है। जैसे कि धारा स्रोत, वोल्टेज स्रोत आदि, ये सक्रिय तत्व हैं। जो एलिमेंट एनर्जी उत्पादन नहीं करते उन्हें पैसिव या निष्क्रिय तत्व कहते हैं। जैसे RLC, गैस डायोड, ट्रांजिस्टर, ओपम, इट्स, ये सक्रिय रहता है। ये ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर में जितने भी इक्विपमेंट बने रहते हैं वे एक एक्टिव एलिमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, ए बिलियन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू ए कंडक्टर ऑफ ए क्रॉस सेक्शनल इन 10 की घात कितने हैं, -3 सेकेंड। द करंट इज, करंट निकालना है हमें, है ना। क्या बोल रहा है, एक चालक जिसके अनुप्रस्थ क्षेत्र में 1 अरब इलेक्ट्रॉन 10 की घात -3 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं, तो धारा निकालना है इसे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, 1 अरब इलेक्ट्रॉन बराबर कितना रहेगा, इसको हम लिख लेते हैं। एन बराबर हो जाएगा ये 0 0, कितने जीरो आएंगे इसमें, 9 जीरो आएगा। ओके, 3 4 5 6 7 8 9, ये इतना अरब हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, है ना, 1 अरब आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एन बराबर हमारे पास क्या, सॉरी एन नहीं, ई बराबर कितने होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, क्यू बराबर हमारे पास क्या रहेगा, एन ही होगा, तो हमें कूलम का मान आ जाएगा। तो हम आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी होता है। टी तो दिया है, क्यू का मान निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें इसका गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये कितना है, 10 की घात -19 है, तो ये 9 है टोटल, तो ये 9 माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा, ये हमारे पास होगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ आपको, इसमें क्या होगा हमारा, ये
क्यू का मान आ जाएगा और टी ये देंगे हम। ठीक है, इसको एक बार मैं मिटाता हूँ। अब हमारे पास आई बराबर हो रहा है क्यू बटे टी। ओके, क्यू का मान कितना बचा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 बटे में 10 की घात -3 हो रहा है। ठीक है, अब ये -3 ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 10 है इसमें से घट जाएगा वो, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, आई बराबर एम्पियर में आ रहा है। ओके, या कूलम पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हमारा सही है? 1.6 क्या है हमारे पास है, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ओके, ये डी वाला आंसर। ठीक, ये हमें दिया है, देख लो, ये हमारे पास इसमें क्या बोला है, एक चालक जिसके अनुप्रस्थ क्षेत्र में 1 अरब इलेक्ट्रॉन कितने 10 की घात -3 सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं, तो धारा इतनी प्रवाहित हो, जैसे 1 अरब बराबर ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, है ना। ये कूलम चार्ज है नहीं इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर n ही होता है। तो हमने कूलम को निकाला सबसे पहले, कितने कूलम आवेश कितने जा रहे हैं, है नहीं। तो ये इससे हम कर लिए, है नहीं। -19 का है ये, तो 9 जीरो ये है, तो 9 जीरो से ये माइनस हो जाएगा, तो ये 10 बचेगा। ओके, अब हमें Q बराबर IT होता है, तो करंट बराबर कूलम पर सेकेंड होता है, तो हमने ये मान रखा, ये ऊपर चला जाएगा माइनस का, तो हमारे पास ये घट जाएगा, है ना। अब इसमें ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी न्यूमेरिकल है। इसमें एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेटिंग 30 ये 40 वाट एंड 220 वोल्ट इज़ यूज फॉर 10 आवर्स डेली फॉर 10 डेज। एनर्जी कंज्यूम्ड इज़ क्या है, एक विद्युत बल्ब जिसकी रेटिंग क्या है 40 वाट और 220 वोल्ट है, जिसका उपयोग 10 घंटे प्रतिदिन 10 दिन के लिए उसकी एनर्जी निकालना है। ओके, तो हमारे पास क्या होता है फार्मूला, जिसकी वाट रेटिंग लिखे हमने, 1 मिनट, वाट रेटिंग इनटू में क्या करेंगे, कितने आवर्स से लिखेंगे 10 आवर्स, डे लिखेंगे हम 10 घंटे, बटे में 1000 से हम भाग देंगे, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब हमारे पास इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4 किलोवाट आवर आ रहा है। ठीक है, 4 यूनिट हमारी आ जाएगी। यूनिट में दिया रहता तो 4 यूनिट ऐसा आता ऑप्शन, है ना, तो इस पे ऊपर लगाते हैं, और किलोवाट में है तो किलोवाट में, तो 4 बी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे पास, देखो, किलोवाट यूनिट की संख्या वाट गुणित घंटा गुणित दिन होता है। ठीक है, इसमें निकालने के लिए तो हमारे पास वाट कितना है 40, घंटा 10 और दिन 10, बटे में 1000 से हम भाग दे, 3 जीरो से 0 कट गए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, कैलकुलेट द पावर टेकन बाय ईच ऑफ द 2 रजिस्टर ऑफ वैल्यू 100 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 100 वोल्ट सप्लाई। ओके, क्या बोल रहा है, ये 2 रजिस्टर समांतर में जुड़े हैं जिनके अक्रॉस में 100 वोल्ट की सप्लाई है, प्रत्येक रजिस्टर का मान है 100 है। ओके, तो प्रत्येक रजिस्टर में ली गई शक्ति ज्ञात करना हमें। देखो, ये हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास सेकंड है, ये कैसा समांतर में जुड़े हैं। ये सप्लाई कितनी दे रहे हैं हम, 100 वोल्ट की दी है, और ये 100 ओम है ना, ये कितने हैं 100 ओम है प्रत्येक का। ओके, अब हमारे पास पावर निकालना का बराबर होता है V²/R होता है। ठीक है, अब हमने क्या इसमें मान रख सकते हैं V²/R, तो हमारे पास 100 है, तो 100 गुणित 100 लिख लिए, बटे R क्या है 100 है, तो 100 से 100 कट जाएगा, पावर हमारे पास 100 वाट आ जाएगी। तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा है, सी वाला है। ओके, आगे बढ़ते अब हम। देखो, ये एक बार एक नज़र थ्योरी को भी देख लीजिए। इसमें प्रत्येक रजिस्टर के लिए ये हमारे पास शक्ति निकालने का फार्मूला ये रहेगा, तो हमारे पास रेजिस्टेंस और जो वोल्टेज है वो सेम है, इस कारण से ये स्क्वायर हो रहा है, तो एक इससे 100 से 100 कट जाएगा और 100 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो, फाइंड द रेजिस्टेंस, क्या करना है, फाइंड करना है रेजिस्टेंस
एन इलेक्ट्रिक हीटर डेट ऑब्जर्व 2400 वाट व्हेन कनेक्टेड टू ए 120 वोल्ट सप्लाई। एक विद्युत हीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, है नी, जो कि 2400 वाट खपाता है जबकि 120 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा है वो। ठीक है, तो हमारे पास रजिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, P बराबर होता है V²/R होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वोल्टेज कितनी है, 120 गुणित 120 कर लिया हमने। ठीक है, R बराबर हो गया हमारे पास, पावर कितना है हमारे पास 2400 पावर है हमारा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 से 12 दूनी 24 दो बार, और 2 से 2 6 12, तो 6 बार में, तो हमारे पास 6 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ओके, अब हम इसके थ्योरी को देख लेते हैं थोड़ी सी। ये हमारे पास थ्योरी है, वोल्टेज दिया है 120, पावर दिया है 2400 वाट, और हमारे पास ये निकाल सकते हैं हम इससे रजिस्टेंस। ओके, इसको हम क्या कर लिए, 24 पी का मान रखें और वी का मान ये हम रख लिए। ठीक है, अब हम रजिस्टेंस बराबर लिख सकते हैं 120/2400, है ना। इसको हम काट लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, है ना। गुना करने से पहले काट लीजिए, दोनों जीरो से 2 और 12 से ये 2 बार में, और ये कट जाएगा जिस प्रकार मैंने काटा। ओके, आपको आसानी हो जाएगी इसमें काटने में भी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सर्किट कंटेंट्स टू अनइक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल देन। एक परिपथ में दो असमान प्रतिरोध समांतर में लगे हैं, है ना, उसके बारे में हम बताएं। क्या बोल रहा है, लार्ज करंट फ्लो इन ए लार्ज वैल्यू रेजिस्टेंस। देखो, जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा वहाँ पे ज़्यादा करंट का बोल रहा है इसने, है नी। ये हमारे पास है 2 रेजिस्टेंस, है ना, ये कम का है समझो, है नी, लो, और ये हाई रहेगा। ओके, तो हम सप्लाई देंगे तो जहाँ कम रहेगा वहाँ से धारा ज़्यादा जाएगी या कम, तो ये क्या बोल रहा है, लार्ज के यहाँ ज़्यादा जाएगी बोल रहा, तो ये गलत हो जाएगा। करंट सेम इन बस, देखो करंट क्या रहता है, सीरीज में सेम रहता है लेकिन पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। स्मॉल करंट फ्लो इन स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस, स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस में ज़्यादा करंट रहेगा वो कि कम रहेगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, डी वाला राइट हो जाएगा हमारा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच सेम, क्या है, वोल्टेज इसमें सेम रहेगा। ठीक है, इसको देखते हैं, ये हमारा पास हो जाएगा। देख, इसमें पोटेंशियल जो विभवांतर रहते समान रहती हैं। ओके, देखो दिए गए दो समान प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तब इसमें प्रवाहित होने वाली धारा अलग अलग होगी परंतु उनके सापेक्ष समान होगा, वोल्टेज समान होगा। ये हमारे पास रेजिस्टेंस ये और ये दो हैं, है ना। ठीक, इसमें रहेगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि हमारे पास आप समझते होंगे जिसमें रेजिस्टेंस क्या रहता है, करंट का अपोज करता है, जिस कारण से ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले में कम पर करंट फ्लो होगा। ओके, इस प्रकार रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम कम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, कि ताकि हमारा छोटे छोटे वीडियो बने और ज़्यादा हम पार्ट को देखते हम, नहीं तो हम अभी 1-2 दिन बाद जैसे भी रहेगा हम एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करेंगे ताकि हमारा जो कंटेंट रहे वो जल्दी कवर हो। ओके, ये वीडियो थोड़े लंबे बन रहे तो इसलिए आपको थोड़ी वो उसमें डिमोटिवेट हो जाओगे ज़्यादा बड़े देख के, इस कारण से मैं भी कम क्वेश्चन और थोड़े अच्छे उसमें एक्सप्लेन कर पाऊँ, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।